नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपको सुनाने चल रही हूँ सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई कहानी परिवर्तन। ठाकुर खेत सिंह। इस नाम को सुनते ही लोगों के मुंह पर घृणा और प्रतिहिंसा के भाव जागृत हो जाते थे, किंतु उनके सामने किसी को उनके खिलाफ चूं करने की भी हिम्मत ना पड़ती। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी रूप से कोई ठाकुर खेत सिंह के विरुद्ध एक तिनका भी ना हिला सकता था। खुले तौर पर उनके विरुद्ध कुछ भी कह देना कोई मामूली बात ना थी। दो चार शब्द कहकर कोई ठाकुर साहब का तो कुछ बिगाड़ ना सकता, परंतु अपनी आफत अवश्य बुला लेता था। एक बार इसी प्रकार ठाकुर साहब के किसी कृत्य पर अफसोस जाहिर करते हुए मैकू अहीर ने कहा, है तो इतने बड़े आदमी, पर काम ऐसे करते हैं कि कमीन भी करते ल जाएगा। बस इतना ही कहा था कि बात नमक मिर्च लगाकर ठाकुर साहब के पास पहुंच गई और बेचारे मैकू की सामत आ गई। दूसरे दिन ड्योढ़ी पर मैकू बुलाया गया। दरवाजा बंद करके भीतर ठाकुर साहब ने मैकू की खूब मरम्मत करवाई और साथ ही यह ताकीद भी करा दी गई कि यदि इसकी खबर जरा भी बाहर गई तो वह इस बार गोली का ही निशाना बनेगा। मैकू तो यह जहर का सा घूंट पीकर रह गया, किंतु मैकू की स्त्री सुखिया से ना रहा गया। उसने 10-20 खरी खोटी बककर अपने दिल के फपोले फोड़े ही, किंतु यह असंभव था कि सुखिया 10-20 खरी खोटी सुना जाए और ठाकुर साहब को इसकी खबर भी ना लगे। नतीजा यह हुआ कि उसी रात को मैकू के झोपड़े में आग लग गई और उसकी गेहूं की लहलहाती हुई फसल घोड़ों से कुचलवा दी गई। दूसरे दिन बेचारे मैकू को बोरिया बांधकर वह गांव ही छोड़ना पड़ा। ठाकुर खेत सिंह बड़े भारी इलाकेदार थे। 16,000 सालाना सरकारी लगान देते थे। दरवाजे पर हाथी झूमा करता। घोड़े, गाड़ी, मोटर और भी ना जाने क्या-क्या उनके पास था, जो दो संतरी किरच बांधे 24 घंटे फाटक पर बने रहते। जब बाहर निकलते, सदा 10-20 लठैत जवान साथ होते। उस इलाके में ना जाने कितने बैठे-बैठे मुफ्त खा रहे थे और ना जाने कितने मटिया मेट हो गए थे। पर इस पर टीका टिप्पणी करके कौन आफत मोल ले। ठाकुर साहब का आतंक इलाके भर में छाया हुआ था। उनकी नादिर शाही को कौन नहीं जानता था। किसी की सुंदर बहू बेटी ठाकुर साहब के नजर तले पड़ जाए और उसकी तबीयत आ जाए, तो फिर चाहे आकाश पाताल एक ही क्यों ना करना पड़े, किसी न किसी तरह वह ठाकुर साहब के जनान खाने में पहुंच ही जाती थी। स्टेशन पर भी उनके गुर्गे लगे रहते थे, जो सदा एक ही बात की टोह में रहते थे कि कोई सुंदरी स्त्री यहाँ पर आ जाए तो वह किसी प्रकार बहका कर, धोखा देकर ठाकुर साहब के जनान खाने में दाखिल करा दी जाए। इसके लिए उन्हें इनाम दिया जाता। उड़ाया हुआ माल जिस कीमत का होता, इनाम भी उसी के अनुसार दिया जाता था। ठाकुर साहब के सब रिश्तेदार उनकी इन हरकतों से नाराज रहते थे। प्रायः उनके घर का आना जाना छोड़ सा दिया था, किंतु ठाकुर साहब अपनी वासना और धन के मद से इतने दीवाने हो रहे थे कि उन्हें घर कोई आवे कोई जावे, उन्हें जरा भी परवाह ना थी। हेत सिंह ठाकुर साहब का चचेरा भाई था। छुटपन से ही वह ठाकुर साहब का आश्रित था। ठाकुर साहब हेत सिंह पर स्नेह भी सगे भाई की तरह ही रखते थे। वह बीए फाइनल का विद्यार्थी था। अच्छा ही नेक और सच्चरित्र युवक था। ठाकुर साहब के इन कृत्यों से हेत सिंह को हार्दिक घृणा थी। प्रजा पर ठाकुर साहब का अत्याचार उससे ना सहा जाता था। एक दिन इसी प्रकार किसी बात से नाराज होकर उसने घर छोड़ दिया। कहाँ गया कुछ पता नहीं। ठाकुर साहब ने कुछ दिन तक तो उसकी खोज करवाई, फिर उन्हें उन व्यर्थ की बातों से के लिए फुर्सत ही कहाँ थी। वे तो अपना जीवन सफल कर रहे थे। एक वर्ष बाद एक दिन फिर वह गांव में आया और उसी दिन ठाकुर साहब के यहाँ एक कुम्हार की नव विवाहिता सुंदर बहू उड़ाकर लाई गई थी। कुम्हार के घर हाय हाय मची हुई थी। उसी समय हेत सिंह उधर से निकले। उन्हें देखते ही कुम्हार ने उनसे अपना दुखड़ा रोया। हेत सिंह का क्रोध फिर ताजा हो गया। इसी प्रकार के एक किस्से से नाराज होकर हेत सिंह ने घर छोड़ा था। कहाँ तो वह भाई से मिलकर पिछली नाराजगी को दूर करने आए थे, कहाँ फिर वही किस्सा सामने आ गया। वही प्रतिहिंसा के भाव फिर से हृदय में जागृत हो उठे। घृणा और क्रोध से उनका चेहरा लाल हो गया था। जेब में हाथ डालकर देखा, रिवॉल्वर भरा हुआ रखा था। जब हेत सिंह घर पहुंचे उस समय ठाकुर साहब अपने मुसाहिबों के पास बैठे हुए थे। हेत सिंह को देखते ही बड़े प्रसन्न होकर बोले, आओ भाई हेत सिंह, कहाँ थे अभी तक?
बहुत दिनों में आए, बिना कुछ कहे सुने ही तुम कहाँ चले गए थे? हेत सिंह ने ठाकुर साहब को किसी बात का उत्तर ना दिया। वह तो अपनी ही धुन में था। बोला, भैया क्या मनका कुम्हार की बहू घर में है? यदि हो तो उसे आप वापस कर दीजिए। ठाकुर साहब की त्योरियां चढ़ गईं। क्रोध को दबाते हुए बोले, हेत सिंह, तुम कल के छोकरे हो, इन तुम्हें इन बातों में ना पड़ना चाहिए। जाओ हाथ मुंह धोकर कुछ खाओ पियो। हेत सिंह ने तीव्र स्वर में कहा, पर मैं क्या कहता हूँ? मनका कुम्हार की बहू को आप वापस पहुंचवा दीजिए। मैंने एक बार तुम्हें समझा दिया कि तुम्हें मेरे निजी मामलों में दखल देने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं पूछता हूँ, आप उसे वापस पहुंचवाएंगे या नहीं? खेत सिंह गंभीरता से बोले, मैं तुम्हारी किसी बात का उत्तर देना नहीं चाहता। मेरे सामने से चले जाओ। हेत सिंह अब ना सह सके। जेब से रिवॉल्वर निकालकर लगातार 3 फायर किए, किंतु तीनों निशाने ठीक ना पड़े। ठाकुर साहब जरा इधर उधर हो जाने से साफ बच गए। हेत सिंह उसी समय पकड़ा गया। हत्या करने की चेष्टा के अपराध में उसे 5 साल की सख्त सजा हो गई। इसके कुछ ही दिन बाद मैनपुरी षड्यंत्र केस पर उसके ऊपर दूसरा मामला भी चलाया गया, जिसमें उसे 7 साल की सजा और भी हो गई। ठाकुर साहब का बाल भी बांका ना हो सका। यद्यपि ठाकुर के घर उनके कोई भी रिश्तेदार ना आते थे, किंतु फिर भी ठाकुर साहब कभी कभी अपने रिश्तेदारों के यहाँ हो आया करते थे। ठाकुर साहब की बुआ की लड़की चंपा का ब्याह था। एक मामूली छपा हुआ निमंत्रण पाकर वे विवाह में जाने को तैयार हो गए थे। चंपा ने जब सुना कि ठाकुर साहब आए हैं, तो उसने उन्हें अंदर बुलवा भेजा। चंपा को हेत सिंह के जेल जाने से बड़ा कष्ट हो रहा था। वह इस विषय में ठाकुर साहब से कुछ पूछना चाहती थी। चंपा के निडर स्वभाव और उसकी स्पष्टवादिता से ठाकुर साहब अच्छी तरह परिचित थे। पहले तो वे चंपा के सामने जाने में कुछ झिझके, फिर आखिर में उन्हें जाना ही पड़ा। ना जाने क्यों वे चंपा का लिहाज भी करते थे। साधारण कुशल प्रश्न के पश्चात चंपा ने उन्हें हेत सिंह के विषय में पूछा। ठाकुर साहब ने अफसोस जाहिर करते हुए कहा, क्या करें, भूल तो हो ही गई। दादा, आप इन आदतों को छोड़ दें तो अच्छा हो। कुछ अनभिज्ञता प्रकट करते हुए ठाकुर साहब बोले, कौन सी आदत बेटी? चंपा ने मार्मिक दृष्टि से उनकी ओर देखकर और फिर चुप हो गई। ठाकुर साहब कुछ झेंप से गए, बोले, बेटी मैं कुछ नहीं करता। तुझे विश्वास ना हो तो चलकर एक बार अपनी आंखों से देख ले। वैसे तो लोग ना जाने कितनी झूठ खबरें उड़ाया करेंगे, पर तुझे तो विश्वास ना करना चाहिए। चंपा का विवाह हो गया। चंपा ससुराल गई और ठाकुर साहब आए अपने घर। घर आने पर भी चंपा की वह मार्मिक दृष्टि उनके हृदय पर रह रहकर आघात करती रही। बहुत बार उन्होंने सोचा कि मैं इन आदतों को क्यों ना छोड़ दूं। जीवन में ना जाने कितने पाप किए हैं, अब उनका प्रायश्चित भी तो करना ही चाहिए। अब नरेंद्र, उनका लड़का, भी समझदार हो गया है। उनके सिर पर घर द्वार छोड़कर क्यों ना कुछ दिन तक पवित्र काशी में जाकर गंगा किनारे भगवत भजन करूं। आधी उम्र तो जा ही चुकी है, क्या जीवन भर यही करता रहूंगा? मेरी इन आचरणों का प्रभाव नरेंद्र पर भी तो पड़ सकता है, किंतु पानी की बुलबुलों के समान यह विचार उनके दिमाग में क्षण भर के लिए ही आते और फिर चले जाते। उनका कार्यक्रम ज्यों का त्यों जारी था। विवाह के कुछ दिन पश्चात चंपा के पति नवल किशोर के मित्र संतोष ने नवल किशोर को चंपा समेत अपने घर आने का निमंत्रण दिया, और यह लोग संतोष कुमार को बिना किसी प्रकार की सूचना दिए ही उसके घर के लिए रवाना हो गए। सूचना न देकर यह लोग अचानक पहुंचकर संतोष कुमार और बड़ी अम्मा को आश्चर्य में डाल देना चाहते थे। चंपा और नवल किशोर अलीगढ़ के लिए रवाना हो गए। रास्ता बड़े आराम से कटा। गर्मी तो नाम को ना थी। रिमझिम रिमझिम बरसता हुआ पानी बड़ा ही सुहावना लग रहा था। जब ये लोग अलीगढ़ स्टेशन पर उतरे, उस समय कुछ अंधेरा हो चला था। गांव स्टेशन से 5-6 मील दूर था, इसलिए नवल ने सोचा कि स्टेशन पर ही भोजन करके तब गांव के लिए रवाना होंगे। चंपा को सामान के पास बिठाकर नवल भोजन की तलाश में निकला। हलवाई की दुकान पर सब चीजें तो ठीक थी, पर पूरियां जरा ठंडी थी। वह ताजी पूरियां बनवाने के लिए वहीं ठहर गया। इधर सामान के पास अकेले बैठे बैठे चंपा का जी उबने लगा। वह एक पुस्तक निकालकर पढ़ने लगी। थोड़ी देर के बाद ही एक आदमी ने आकर उससे कहा कि बाबूजी होटल में बैठे हैं, आपको बुला रहे हैं। पर वे तो खाना यहीं लाने वाले थे ना। होटल यहाँ से करीब ही है। वे कहते हैं आप वहीं चल करके भोजन कर लें। कच्चा खाना यहाँ लाने में सुविधा ना पड़ेगा। उठते उठते चंपा ने कहा, सामान के पास कौन रहेगा? सामान तो कुली देखता रहेगा।
आप फिक्र ना करें, 10 मिनट में तो आप वापिस आ जाएंगे। क्षण भर तक चंपा ने ना जाने क्या सोचा, फिर उस आदमी के साथ चल दी। स्टेशन के बाहर पहुंचते ही उस आदमी ने पास के एक मकान की तरफ इशारा करके कहा, वह सामने होटल है, बाबूजी वहीं बैठे हैं। चंपा ने जल्दी जल्दी पैर बढ़ाए। पास ही एक मोटर खड़ी थी। उस आदमी ने पीछे से चंपा को उठाकर मोटर में डाल दिया। मोटर 9-2-11 हो गई। चंपा का चीखना चिल्लाना कुछ भी काम न आया। आधे घंटे के बाद जब नवल खाना लेकर लौटे तो चंपा का कहीं पता ही ना था। इधर उधर बहुत खोज की, गाड़ी का एक एक डिब्बा ढूंढ डाला, पर चंपा कहीं ना मिली। तो लाचार पुलिस में इत्तिला देनी पड़ी। परदेश में वह और क्या ही कर सकता था, किंतु वहां की पुलिस भी ठाकुर साहब द्वारा कुछ चांदी के सिक्कों के बल पर सब कुछ जानती हुई अनजान बना दी जाती थी। फिर भला एक परदेसी की क्या सुनवाई होती। जब नवल किसी प्रकार चंपा का पता ना लगा सका, तो वह संतोष कुमार के गांव भी ना जा सका। वही धर्मशाला में ठहर कर चंपा की खोज करने लगा। मोटर पर चंपा बेहोश हो गई थी। होश आने पर उसने अपने आप को एक बड़े भारी मकान में कैद पाया। मकान की सजावट देखकर किसी बहुत बड़े आदमी का घर मालूम होता था। कमरे के चारों तरफ 4 बड़े-बड़े शीशे लगे थे। दरवाजों और खिड़कियों पर सुंदर रेशमी पर्दे लटक रहे थे। दीवारों पर बहुत ही अश्लील और साथ ही सुंदर तस्वीरें लगी हुई थी। एक तरफ एक बढ़िया ड्रेसिंग टेबल रखा गया था, जिस पर श्रृंगार का सब सामान सजाया हुआ था। बड़ी-बड़ी अलमारियों में कीमती रेशमी कपड़े चुने हुए रखे गए थे। जमीन पर दरी थी। दरी पर एक बहुत बढ़िया कालीन बिछा हुआ था। कालीन पर 2-3 मसनद करीने से रखे थे। आसपास 4-6 आराम कुर्सियां और कोच पड़े थे। चंपा मसनद पर गिर पड़ी और खूब रोई। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और एक बुढ़िया खाने की सामग्री लिए हुए अंदर आई। भोजन रखते हुए बोली, यह खाना है, खा लो। अब रो पीट कर क्या करोगी? यह तो यहाँ का रोज का ही कारोबार है। चंपा ने भोजन को हाथ भी ना लगाया। वह रोती ही रही और रोते-रोते कब उसे नींद आ गई वह नहीं जानती। सवेरे जब उसकी नींद खुली, दिन चढ़ाया था। वहां पर एक स्त्री पहले से ही उसकी कंघी छोटी करने के लिए उपस्थित थी। उसने चंपा के सिर से कंघी करनी चाही, किंतु एक झटके से चंपा ने उसे दूर कर दिया। वह स्त्री बड़बड़ाती हुई चली गई। इस प्रकार भूखी प्यासी चंपा ने एक दिन और 2 रातें बिता दी। तीसरे दिन सवेरे उठकर चंपा शून्य दृष्टि से खिड़की के बाहर सड़क की ओर देख रही थी। किसी के पैरों की आहट सुनकर ज्यों ही उसने पीछे की ओर मुड़कर देखा, वह सहसा चिल्ला उठी, दादा! ठाकुर खेत सिंह के मुंह से निकल गया, बेटी! उस दिन से उस गांव की किसी स्त्री पर कोई कुदृष्टि ना डाल सका। तो ये थी कहानी। आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और आगे की कहानियों के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद आप सभी को।